नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार की शुरुआत की गई है। अब नौकरी देने वाले और नौकरी ढूंढ रहे लोग इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा सकेंगे। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है। साथ ही कहा कि इसके लिए आदेश पारित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी जोड़ी है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन जब हुआ तो कई प्रवासी मजदूर और कई कामगार अपने अपने क्षेत्रों में गए, और क्योंकि अब अनलॉकिंग हो रही है, दोबारा से रोजगार और उद्योग खुल रहे हैं, ऐसे में कामगारों की कमी हो रही है। तो इस जॉब पोर्टल पर जाकर अपनी क्षमता के अनुसार आप रोजगार ढूंढ सकते हैं, और जिन लोगों को कामगारों की जरूरत है वो भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि रेहड़ी पटरी वाले आज से अपना काम शुरू कर सकेंगे, और इस बात की जानकारी भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। और साथ ही दिल्ली में कोरोना के संक्रमण का भी ऐलान, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी और कहा कि फैलाव अब कम हुआ है दिल्ली के अंदर। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने देश में कोरोना संकट की स्थिति पर एक चार्ट जारी किया है, और इसके माध्यम से ये बताया कि किस तरह से हम डटकर लड़ रहे हैं और हम लड़कर जीत भी रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। यूएपीए के नए कानून के तहत दर्ज किए गए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी। आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्त होगी। गृह मंत्रालय ने 44 अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई है। ये अधिकारी यूएपीए कानून के तहत दर्ज किए गए आरोपियों की संपत्ति पर नजर रखेंगे। साथ ही ये टीम उनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक अकाउंट फ्रीज करने को भी कहेगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों से पता चला कि भारत में आतंक फैलाने या फिर आतंक में लिप्त पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों की संपत्ति पर यह टीम नजर रखेगी। इस टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो और साथ ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, आरबीआई, गृह मंत्रालय, सीबी, राज्य की एटीएस, राज्यों की सीआईडी सहित दूसरे विभाग भी शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इन 44 अधिकारियों को विदेश मंत्रालय यूएन में आतंकी घोषित हुए लोगों की लिस्ट देगी, जिसको गृह मंत्रालय राज्यों के साथ शेयर करेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने नए यूएपीए कानून के तहत जिन आतंकियों की लिस्ट घोषित की है उनमें उनकी भी संपत्ति को ढूंढकर अब जब्त किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने नए यूएपीए कानून के तहत दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, जाकिर उर रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है। साथ ही 9 खालिस्तानी समर्थकों को व्यक्तिगत तौर पर यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया जा चुका है। गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत 44 विशेष अधिकारी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य के साथ समन्वय स्थापित कर जो व्यक्ति यूएपीए कानून के तहत दोषी होंगे उनकी छानबीन कर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज कर देगी। और अब बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की, जिन्होंने चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज में चौथी कड़ी में कहा है कि चीनियों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, सच्चाई को छिपाने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, इसे लोगों के ध्यान में लाना देशभक्ति है। राहुल गांधी ने कहा कि एक भारतीय के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता देश और देश की जनता है। अब ये साफ है कि चीन के लोग हमारी सीमा में घुस आए हैं। ये बात मुझे परेशान करती है, इससे मेरा खून खौलता है। कैसे दूसरा देश हमारे इलाके में घुस गया? अगर आप चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और लोगों से झूठ बोलूं तो मैं चुप नहीं रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, पूर्व सैन्यकर्मियों से बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनी इस देश में घुसे नहीं हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं चिंता नहीं करता हूं चाहे मेरा भविष्य डूब जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। मैं सोचता हूं कि जो लोग चीनियों की हमारे देश में घुसने के बारे में झूठ बोल रहे हैं वे लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। मेरे ख्याल से जो लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी भारत में नहीं घुसे, ऐसे लोग देशभक्त नहीं हैं। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि मैं चिंता नहीं करता कि अगर इसका राजनीतिक मूल्य भी चुकाना पड़े तो भी मैं चिंता नहीं करता, चाहे मेरा पूरा राजनीतिक जीवन खत्म हो जाए, लेकिन मैं भारतीय सीमा को लेकर सिर्फ सच बोलूंगा।
तो राहुल गांधी इसी तरह से अपनी एक सीरीज ला रखे हैं और इसमें ये चौथी कड़ी है जिसमें राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया है जो कि वो पहले भी प्रधानमंत्री से पूछते रहे हैं कि क्या भारतीय सीमा में चीनी सैनिक घुसे। उधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी पूरी सक्रियता के साथ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरती है। इस बीच राज्य में बीजेपी के बड़े नेता मुकुल राय ने इस बात पर सफाई दी है कि वो बीजेपी के साथ ही हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। दरअसल मुकुल राय को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उनके तृणमूल कांग्रेस में वापस जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। इसके पीछे बीजेपी नेतृत्व से उनके मतभेद बताए जा रहे हैं। मुकुल राय ने 2017 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। अब घर वापसी की चर्चाएं चली तो मुकुल राय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सफाई दी। रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकुल राय ने ये कहा था कि मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ था और हमेशा रहूंगा। ये बयान देकर मुकुल राय ने तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मुकुल राय की सक्रियता सार्वजनिक जीवन में काफी कम हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर हुई अहम बैठकों में भी उनकी मौजूदगी नहीं रही। इन तमाम खबरों के बीच चर्चाएं ये चली कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। इन्हीं कयासों पर मुकुल राय ने सफाई दी। मुकुल राय ने ये कहा कि वो कोरोना के चलते सार्वजनिक जीवन से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। जहां तक मीटिंग की बात है तो वो 22 जुलाई को मीटिंग के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन मीटिंग की तारीख बढ़ गई और मेरी आंख के इलाज के लिए अपॉइंटमेंट था तो ये बदल नहीं सकता था। मुकुल राय के अलावा पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी ऐसी अटकलों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाह टीएमसी द्वारा फैलाई जा रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि मुकुल राय पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं। आपको बता दें कि मुकुल राय बीजेपी में आने से पहले ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। उधर अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुल 5 राफेल भारत के लिए रवाना हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत के लिए रवाना होना काफी अहम माना जा रहा है। राफेल विमानों के रवाना होने से पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने इन राफेल विमानों और इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलटों की तस्वीरें जारी की। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही इन विमानों को किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कुल 12 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टेल्थ टेक्निक से बने इन विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स इन जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा में मार करने वाली मीटियर मिसाइल भी लगी होगी और राफेल जेट फ्रांस में मेरिज़नाक से भारत उड़कर आएंगे। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है क्योंकि रास्ते में फाइटर जेट कई देशों की सीमाओं से होकर भारत के जामनगर पहुंचेंगे। राफेल विमान फ्रांस से भारत तक का सफर पूरा करने के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेंगे। हालांकि राफेल की जो अधिकतम स्पीड है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।